हेलो प्यारे साथियों। विमेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। क्या सच में जो है कि सीटेट 2026 मैथ का सिलेबस जो है बदल गया है? आज इस क्लास में बात करेंगे कि सीटेट 2026 के लिए जो भी मेरे भाई जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो मैथ पढ़ना चाहते हैं स्पेशली, तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डेली जो है आपको 6:30 मतलब 6:30 बजे शाम को लाइव क्लास मिलती है। आप इस हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आज बात करेंगे कि क्या सच में जो है सीटेट 2026 में जो पेपर होने वाला है, इसमें मैथ का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से बदल गया है। 2011 से लेकर के 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट के पेपर हुए, उसमें मैथ के प्रश्न कहां से पूछे गए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, आज सब कुछ इस क्लास में हम बात करेंगे। यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए, तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको जो है मैथ के लिए प्रिपरेशन करनी है, और आज आपको पता भी चलेगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं कि पीआरटी में जो 30 प्रश्न आते हैं, उन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके पेडागोगी से आते हैं और कितने प्रश्न आपके जो है सॉल्व करने आते हैं। पेपर 2 के बारे में ही भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो है पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, अगर आप सीटेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर इन बातों को अगर ध्यान में नहीं रखें तो गणित में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। अगर मैथ की बात कर लिया जाए, पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए, तो उसमें जो मैथ का सेगमेंट है वो आपसे 30 प्रश्न पूछता है, ठीक है। इन 30 प्रश्नों में आपके जो है 15 प्रश्न आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। 15-15 प्रश्न के दो पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं। जो ये आपके 15 प्रश्न हैं, ये आपके सॉल्व करने वाले होते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल पूछे जाते हैं। और ये जो 15 प्रश्न आपके हैं, ये 15 प्रश्न आपके जो है शिक्षण से पूछे जाते हैं, पेडागोगी से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ पेपर फर्स्ट का रेशियो है जो आपको जानना जरूरी है कि 15 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले आएंगे। ऐसा नहीं है कि 30 के 30 प्रश्न आपको लगाने वाले आएंगे। तो आपको शिक्षण भी अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करने वाली भी प्रश्नों को देखना है कि किस तरह के प्रश्न अभी तक 2011 से लेकर के 2024 तक के सीटेट के पेपर में किस तरह के प्रश्न गणित में पूछे गए हैं। इन सब बातों को आपको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी है। अगर आप ध्यान से तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप अपना शिक्षण भी मजबूत नहीं करेंगे, सोचेंगे बस सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा स्कोर आप नहीं करें, तो गणित में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। डेली 6:30 बजे आपको लाइव क्लास मिलेगी। आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आपको पहले सिलेबस नोट कराएंगे। आप पहले सिलेबस नोट करिए, किन किन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट डिले जो है सिलेबस पे चलते हैं। और सिलेबस हमारा कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ठीक है। सिलेबस हमारा कुछ इस तरह से है। पेपर फर्स्ट के लिए आज हम बात करेंगे, आप जो है जो क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। मैथ सिलेबस आज हम लोग देखेंगे। आप जल्दी से अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो एक रफ पेन ले लीजिए भाई, नोट करिए सिलेबस, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। एक कंप्लीट सिलेबस आपको बता रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 प्रश्न मैथ के पूछे जाते हैं, उसमें से 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले आते हैं, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को आपको लगाना रहता है, जो कि आपके एवरेज से, संख्या पद्धति से, ठीक है, नंबर सिस्टम से, इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, व्यवहारिक प्रश्न आते हैं सेट में। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, जो सॉल्व करने वाले प्रश्न आएंगे। और इसके जस्ट बाद आपको हम पेडागोगी का भी सिलेबस बताएंगे। पेडागोगी में जो है शिक्षण में, मैथ में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो स्पेशली क्लास 1 to 5 के लिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका देखा जाए तो संख्या प्रणाली मीन्स नंबर सिस्टम से जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम से बस ये 4 पॉइंट है जिससे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, 2011 से लेकर के 2024 तक। प्राकृतिक संख्या से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूर्णांक से पूछ लिया जाता है, भिन्न से पूछ लिया जाता है, दशमलव से पूछ लिया जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दशमलव। दशमलव से हर बार आपके एग्जाम में एक प्रश्न आपका आया हुआ है। हम प्रश्न का आपको टाइप भी दिखाएंगे, किस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। बस क्लास में आप बने रहिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है दूसरा लेसन आपको है, नोट करिए या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अंक गणित, ठीक है। अर्थमेटिक से, अर्थमेटिक से क्या क्या आएगा यहाँ पे देख लिया आप लोग, जो है आपके जोड़ से प्रश्न पूछा जाएगा मीन्स एडिशन से, घटाओ मीन्स सब्सट्रैक्शन से, गुणा मीन्स मल्टीप्लिकेशन से पूछा जाएगा,
भाग मीन्स डिवीजन से पूछा जाएगा, और सरल शब्द समस्याएं वर्ड प्रॉब्लम से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपका सेकंड लेशन आपका है अंकगणित। यहां से भी आपके प्रश्न तो है सीटेट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता चल पा रहा होगा कि सर किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सब कुछ हम कराने बताएंगे इस क्लास में, कराएंगे भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा। और ये रहा आपका तीसरा टॉपिक मैथ का, जहां से क्वेश्चन अब तक पूछा गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीटेट में यहां से हर बार मैथ में प्रश्न आए हुए हैं। मीन्स ज्यामिति मीन्स ज्योमेट्री से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ज्योमेट्री में आपका जो है आकृतियों से आएगा, 2D शेप से आ जाता है आपका है। जैसे 2D में आपका वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, इन सभी से आपका जो है वृत्त हो गया आपका। ठीक है, ये आपकी 2D आकृतियों से प्रश्न डेफिनेटली आता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे सरल आकृतियां 3D आकृतियां जो है उनसे भी प्रश्न आता है। इसमें 3D आकृति कौन कौन है, जैसे आपका क्यूबिड है मीन्स घनाभ है, इसके बाद आपका क्यूब घन से प्रश्न पूछ लिया जाता है, स्फेयर गोला है, इससे ये 3D आकृतियां हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। और दो तो सीटेट के फेवरेट हैं, ये घनाभ और घन, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे है तीसरा रेखा, रेखाखंड और कोण से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब आप कहेंगे सर थर्ड लेसन में सबसे ज्यादा किससे प्रश्न पूछे गए, तो इसी से पूछे गए, क्यूबिड से और क्यूब से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेसन आपके लिए। चलिए, देखिए सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, बिना सिलेबस के आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिलेबस जरूर जानिए, नोट करिए, और इन सभी टॉपिक्स को एक बार पढ़ डालिए, क्योंकि इन सभी टॉपिक से अगर प्रश्न आएगा, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली प्रश्न को आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट, ये रहा हमारे पास चौथा टॉपिक, जो है आपका मापन। यहां से भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से मेजरमेंट से पूछे जाते हैं प्रश्न, जैसे लंबाई से प्रश्न पूछ लिया जाता है, भार से, समय से, यहाँ पे धन से, परिमाप से पूछा जाता है। तो ये भी बहुत ही फेवरेट टॉपिक है सीटेट का, मैथ का। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पहले मैं आपको सिलेबस नोट करा रहा हूँ, सिलेबस आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी कैसे आपको तैयारी करनी है। और हम अपनी इस क्लास में हम आपको बता दें पूरा कंप्लीट टॉपिक कराने वाले हैं मैथ का। ठीक है, हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं, पूरा हर टॉपिक आपको जो है चैप्टर वाइज आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, और साथ में पीवाईक्यू भी देंगे, और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम कराने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तालिका हो गया, चित्र ग्राफ मतलब टेबल हो गया आपका, पिक्टोग्राफ हो गया, सरल बार ग्राफ हो गया, इनसे भी खूब प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आपका डाटा हैंडलिंग हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे है पैटर्न। पैटर्न से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे संख्यात्मक पैटर्न, आकृति पैटर्न। अब आप कहेंगे सर ये सब बता रहे हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जब इन सभी चैप्टर पे आधारित क्वेश्चंस को आप देखेंगे तब ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, संख्यात्मक पैटर्न का क्वेश्चन कैसे बनता है, आकृति पैटर्न का क्वेश्चन कैसे बनता है, सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप एक रफ पेन लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के इसके सभी सिलेबस को जो मैथ का उसको नोट कर लीजिए, अगर मैथ में 30 में 30 स्कोर करना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे है, अब बात कर लेते हैं, ये कुछ बस उतना ही था, ये आपके मैं आपको बता दूं, ये 6 आपके टॉपिक थे जिनसे आपको क्वेश्चंस आने हैं। जैसे आपका पैटर्न हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया आपका, इसके बाद मापन हो गया, ज्यामिति हो गया, अंकगणित हो गया, और संख्या प्रणाली हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है, अब बात कर लेते हैं जो है पेडागॉजी से। ठीक है, तो इसमें हम पेपर 1, जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं उनके लिए भी बात करेंगे, और जो लोग पेपर 2 देने जा रहे हैं उनके लिए भी बात करेंगे। पेडागॉजी का सेम आपका यही सिलेबस है। अगर इतने चैप्टर आप पढ़ते हैं तो यहाँ से आपके 15 प्रश्न आपके जो है 15 प्रश्न जो है फिक्स होने वाले हैं, मतलब 15 प्रश्न आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है गणित में पीआरटी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले होते हैं, 15 प्रश्न आपके यही होते हैं जो आपके शिक्षण से पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 में भी आपका जो है शिक्षण पूछा जाता है। जैसे पेपर 2 में अगर आप साइंस वर्ग से होंगे तो वहां पे भी आपसे मैथ और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पे भी जो आधा रेशियो होता है, वो आधा रेशियो आपका जो है मैथ में जो है शिक्षण का होता है। तो ये चैप्टर है, जैसे आपका गणित की प्रकृति से,
बच्चों की गणितीय सोच से, त्रुटि विश्लेषण से, एरर एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल्यांकन पे आधारित क्वेश्चन बन जाता है आपका गणित में जो है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न बनता है, गणितीय भाषा से बनता है, और क्लास में समस्या समाधान से बनता है। तो ये आपके कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं, जैसे ये आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये मात्र 7 लेसन है। अगर इनको अच्छे से आप समझ लेते हैं, ठीक है, ये 15 प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे, डेफिनेटली आप सही करके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और जब तक नहीं पढ़ेंगे इन सभी 7 लेसन्स को, ठीक है, तब तक आपसे मिस्टेक गलतियां होती रहेंगी। तो हमने आपको बता दिया गणित के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न से छिड़ के 15 प्रश्न आपके सॉल्व करने वाले थे। तो ये मैं आपको बता दूं, ये आपका पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी है, पेपर 2 मतलब दोनों के लिए है, दोनों में समान है, आपका पेडागोगी आपका है। अब बात करते हैं, यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हमारी पहली क्लास थी, और हम आपको बता दें, अगर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ सीटेट 2026 के लिए, ठीक है, कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको फ्री लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और श्योरली हम एग्जाम से पहले जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक्स को आपको कराएंगे। और एक चीज बता दूं, पहले हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर आपके हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद उस चैप्टर पे आधारित लगभग आपको 50 एमसीक्यू कराएंगे। उसके बाद एमसीक्यू करने के बाद आपको जो है ऑल पीवाईक्यू कराएंगे, जो 2011 से लेकर के 2024 तक का पेपर हुआ है मैथ का, ये भी आपको कराएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे आज हम आपको क्लास हमारी है नंबर सिस्टम की, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जैसे ही पढ़ लेंगे, इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, अवधारणा को समझ जाएंगे, तो नंबर सिस्टम से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका, कभी नहीं गलत होगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा एमसीक्यू, जो 50 एमसीक्यू उसके बाद आपको करा देंगे, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद 50 एमसीक्यू करेंगे लगभग, उसके बाद ऑल पीवाईक्यू करेंगे, 2011 का पेपर, 12 का, ऐसे करते रहेंगे। तो आपको पता चलेगा किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है नंबर सिस्टम आज हमारी पहला टॉपिक है, पहली क्लास है। अगर इस क्लास को आप देख रहे हैं तो जरूर आप एक नोट्स बनाइएगा, ये आपके काम आएगा। अपना खुद का नोट्स हमेशा काम आता है, हैंड रिटन नोट, अपना शॉर्ट नोट जरूर बनाना चाहिए। आप दूसरे के नोट को पढ़ते ही रह जाते हैं, समझते ही रह जाते हैं, लेकिन कभी अपना खुद का नोट आप नहीं बनाते हैं। तो मेरे कहने से मेरे भाई, आप अगर इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना खुद का नोट बनाइए, ठीक है। और खुद का अगर स्वयं का नोट बनाएंगे तो ये सबसे आपके लिए यूजफुल होता है। तो चलिए जो है विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पहला चैप्टर आपका है, ये आपका यहाँ पे है। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्या, जिसे आप इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। इससे भी प्रश्न एग्जाम सेटेट में कई बार प्रश्न पूछा गया। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 मतलब अनंत तक जाती हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये वाला पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको टिक कर रहा हूँ, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इन्हें गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें गिनती की भी संख्याएं कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा, प्रश्न बना हुआ था कि किन संख्याओं को गिनती की संख्याएं कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को याद रखिए, क्योंकि गिनती में इनका यूज किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता, किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि जो जीरो होता है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। जो जीरो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं है। एग्जाम में प्रश्न बना एक बार सेटेट में, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नहीं, प्रश्न ऐसे बना था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो उसमें ऑप्शन में दे दिया जाता है आपको कि 1 0 3 5 10। मान लीजिए ये ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या होती है तो आपकी 1 होती है, और 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो आप कहेंगे सर 0 जब प्राकृतिक संख्या नहीं है तो क्या होती है, तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा वाला पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि होल नंबर्स मींस यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण संख्या रहेगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। जो होल नंबर होती है
प्राकृतिक संख्या में अगर आप जीरो जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या आप लोग बताइए किससे स्टार्ट होती है? एक से। तो जब उसमें आप जीरो जोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्या बन जाती है, सॉरी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो सबसे छोटी जो हमारी पूर्ण संख्या होती है जीरो होती है। इसीलिए पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट होती है, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 अनंत तक जाती है। यानी कि पूर्ण संख्या कैसे बनती है? जब जीरो में हम, यानी जब हम प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ देते हैं? जीरो जोड़ देते हैं, तो हमारी ये बन जाती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मतलब जो है होल नंबर में जीरो शामिल है। यानी जब भी बात करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो जीरो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए तो एक होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे समझते हैं हम जो है हम लोग इंटीजर्स के बारे में, मतलब पूर्णांक के बारे में। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको समझना है। इंटीजर्स जो होता है ये कैसे बनता है, यहाँ पे मैं खुद नोट कर दे रहा हूं, आप समझ ले कैसे बनेगा भाई। आप लोग समझ लीजिए। जो हमारा इंटीजर्स होता है ये तीन लोगों को मिलाकर के बनता है। जो हमारा इंटीजर्स होता है तीन लोगों को मिलाकर के बनता है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, जो इंटीजर होता है ये तीन लोगों को मिला के बनता है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? मतलब निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक संख्याएं, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक संख्याएं और बीच में आपका जीरो होता है। यानी हमारा जो इंटीजर होता है ये बीच में जीरो होता है, इसके इधर ये पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स होती हैं, और इधर हमारी कौन सी नंबर होती है? निगेटिव नंबर होती है। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप समझ लिए होंगे पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक हमारा एक धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है भिन्न के बारे में जान लेते हैं। ये भी, इससे भी सीटेट में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि फ्रैक्शन से प्रश्न पूछाता है। आप कहेंगे सर फ्रैक्शन से किस तरह का प्रश्न पूछता है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा आप लोग, जैसे अंश न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी भिन्न कैसे बनती है? भिन्न जो है अंश ऊपर रहता है, नीचे आपका क्या रहता है? हर रहता है। इसको इंग्लिश में जो है न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर में बोला जाता है। ठीक है, यानी भिन्न बनाना है तो ऊपर अंश रहेगा, नीचे हर रहेगा। यहाँ पे देखिए अंश जो है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये क्या लिखा है? 3/5 ये भिन्न है, 7/8 भिन्न है, 1/2 भिन्न है, हमने लिख दिया है 4/6 ये भी भिन्न है। ठीक है, 6/10 ये भी भिन्न है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें आपका अंश भी है, हर भी है, अंश भी है, हर भी है। तो जिसमें अंश और हर रहेगा वो आपका जो है भिन्न कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे जो है भिन्नों के प्रकार हैं, कुछ भिन्न है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। पहली होती है साधारण भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। पहली होती है हमारे पास साधारण भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम लोग जो है प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। ये जैसे 3/5 लिखा है तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये साधारण भिन्न है। यानी साधारण भिन्न में क्या होता है कि जो ये अंश होता है, अंश ये जो है हर से बड़ा होता है, सॉरी जो अंश होता है ये हर से आपका छोटा होता है। ठीक है, जो अंश होता है हमारा अंश ये जो है हर से छोटा होता है। मतलब ये देखिए हर यहाँ पे 5 है, नीचे जो नीचे होता है हर होता है, ऊपर अंश होता है, और ये 3 है, इससे छोटा है कि नहीं? तो जिसमें अंश हर से छोटा रहता है उसी को हम लोग कहते हैं साधारण भिन्न। लेकिन असाधारण भिन्न क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें जो अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो अंश है 7 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, तो ये आपकी असाधारण भिन्न और इसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों भिन्न आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिश्रित भिन्न की बात करते हैं। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है? सही के रूप में लिखा जाता है, होल्ड के रूप में लिखा जाता है। इसे इंग्लिश में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1, ठीक है ऐसे लिखा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? पढ़ते हैं वंस, एक सही 2/3। अगर हिंदी में देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे एक सही 2/3। लेकिन अगर इसे इंग्लिश में पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो 1 होल्ड 2/3, 1 होल्ड 2/3। तो ये आपकी कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न है।
क्या है, मिश्रित भिन्न है, और इंग्लिश में इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग कहेंगे। तो मिश्र भिन्न के बारे में भी आप जान गए, मिश्रित भिन्न के बारे में। इसके बाद आती है समतुल्य भिन्न। इसे इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य भिन्न का मतलब ये होता है ऐसे भिन्न जो आपस में समान हो, ठीक है, उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/2 बराबर 2/4, तो ये 1/2 है, तो ये कितना है, 2/4 है? नहीं, ये भी 1/2 है। देखिए कैंसिल करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये भी 1/2 है कि नहीं है? तो ये इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य भिन्न हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है घटाने या बढ़ाने वाली भिन्न, तो ये आपकी लाइक अनलाइक फ्रैक्शन में आ जाती है। तो चलिए, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था साधारण, असाधारण, मिश्रित, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें समतुल्य भिन्न है। इस पे कई बार एग्जाम में सेटेट में प्रश्न बना हुआ है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने नहीं देखा इस क्लास में तो कुछ भी नहीं देखा। ये दशमलव से हर बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं पांचवा जो पॉइंट है आपका है डेसिमल्स का, मतलब दशमलव का। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका दिया गया है, जैसे 0.25, 3.75, और यहाँ पे 10.08, ठीक है, दशमलव को भिन्न में बदला जा सकता है, ठीक है। ये आपका दशमलव दिया गया है, इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 0.75 को देख रहे हैं, 0.75, ठीक है, इसको एग्जाम में पूछता है, ऐसे पूछ देता है, जैसे 0.75 को भिन्न में बदलिए। तो हम लोग क्या करते हैं भिन्न में बदलने के लिए, जैसे यहाँ पे डेसिमल 75 है, पहले 75 लिख लीजिए अपान, क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है। तो यहाँ जहाँ दशमलव वहां 1 लिख लेंगे, यहाँ पीछे इसके पीछे डबल जीरो लिख लेंगे। अब कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंसिल क्या करेंगे, भिन्न में खुद ही बदल गया है, 75/100 कैंसिल भी कर लेंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3/4 ये भिन्न में बदल गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको भी हम भिन्न में बदल सकते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न देता है, दशमलव में दिया रहेगा, भिन्न में बदलना रहेगा, बड़ी आसानी से आप बदल लेंगे। कैसे बदल लेंगे, जैसे यहाँ पे 0.25 है, इसको भिन्न में बदलना है, कुछ नहीं करना है, 25 पहले लिख लीजिए, यहाँ पे अपान कर लीजिए, जहाँ पे पॉइंट है दशमलव का वहां 1 लिख लीजिए, इसके पीछे जितने लोग हैं उतने जीरो बढ़ा लीजिए, हो गया, भिन्न में बदल गया। 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब 1 बटा हमारा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे हमने लिया 0.008, इसको बदलना है भिन्न में, बहुत सिंपल है, पहले 8 लिख लीजिए, अपान कर लीजिए, यहाँ पे दशमलव है, यहाँ इसकी जगह 1 लिख लीजिए, इसके पीछे कितने 3 लोग, 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, आपका ये भिन्न में बदल गया। तो इस तरह से जो है डेसिमल को भिन्न में बदलने के लिए आपके एग्जाम में आता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कह रहा हूं आप क्लास को देखते जाइए, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। नंबर सिस्टम का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके बाद इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे आप। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है रेशनल नंबर्स के बारे में, मतलब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बहुत पहले से आप लोग पढ़ते आए होंगे कि सर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे आप जो है रेशनल नंबर कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसमें q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इस q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, और यही आपकी क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। सेम वही चीज लिखा है जहाँ q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 1/2 है, 1 बटा क्या है 2 है, तो ये हमारा p है, ये q है, तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख लिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए 1/2 आपकी परिमेय संख्या है। सेम इसी तरीके से -3/4 आपका है, तो ये आपका p है, ये आपका क्या है q है, मतलब हर आपका 0 तो नहीं ना है, नहीं ना है, तो ये भी आपकी जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। 5, अब कहेंगे सर 5 कैसे है, तो जैसे ये 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/1, तो ये हमारा p है, ये हमारा q है, नीचे हर तो 0 नहीं ना है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। अब कहेंगे सर 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है, हाँ है, देखिए 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, q का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 1 हमारी जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की डिफिनेशन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, नीचे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे आप देखेंगे, देखें आप यहाँ पे देखिए इसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है,
अच्छा, कुछ समझ में आया? क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है और पूर्णांक कैसे बनता है हमने आपको बता दिया है। बीच में जीरो रहेगा, इधर जैसे आपकी ऋणात्मक संख्याएं रहेंगी, इधर आपकी जो है धनात्मक संख्याएं रहेंगी, ठीक है, और यही पूर्णांक हो जाएगा आपका। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो कह रहा है परिमेय संख्याएं होती हैं। सही बात है। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है। इसके आप अनेक लिख लेंगे। ये परिमेय संख्या है, हाँ ये भी है, ये भी है, सब परिमेय संख्या आपकी हो जाएंगी, क्योंकि सबके नीचे एक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसको मिस कर दिए तो इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। परिमेय संख्या क्या होती है? पूछा जाता है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए अनंत। याद रखिएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत जो है संख्याएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 3/5, 6/7, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो आप कहेंगे सर अनंत। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अपरिमेय संख्या, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट परिमेय संख्या थी उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी अपरिमेय संख्या आपकी है। अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। जहां भी कुछ नया मिले आप नोट कर ले। इरेशनल नंबर इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्याएं। जस्ट उसका अपोजिट है, जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाने वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसे संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में न लिख सके। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 और पाई। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पाई क्या है। कई बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न कि पाई क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7, ये आपका परिमेय हो जाता है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कुछ समझ में बात नहीं आई, तो हम आपको बता दें अपरिमेय संख्या की सबसे बेस्ट पहचान क्या है। सबसे बेस्ट पहचान यहाँ पे नीचे है, देखें यहाँ पे, जिनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता है। मतलब अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता है और रिपीट भी नहीं होता है। जैसे इसको चेक कर लेते हैं, जैसे करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 का जो मान है वो क्या होता है? 2.414 होता है। आगे भी होता है डॉट डॉट डॉट। तो बताइए, डेसिमल के बाद ये कभी नहीं खत्म होता है। सही बात है, डेसिमल के बाद ये कभी नहीं खत्म होगा, आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज, रिपीट भी नहीं होता है। रिपीट का मतलब ऐसा नहीं है आज 4 है तो 4 4 हर जगह आएगा, ऐसा नहीं है। जैसे करणी में 3 को देख लीजिए, अपरिमेय संख्या है ना, तो 1.732 इसकी वैल्यू होती है, आगे भी बढ़ता जाएगा यहाँ पे, आगे भी बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो जिसका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता है, तो डेसिमल के बाद जो है ये देखिएगा कभी खत्म नहीं होगा, आगे नंबर बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज है, और रिपीट भी नहीं होता है। क्या नंबर रिपीट हुई है डेसिमल के बाद? 7 है, 3 है, 2 है, फिर उसके बाद कुछ और आएगी, फिर 7 3 2 ऐसे चलती रहेगी। तो यही इसकी पहचान होती है अपरिमेय संख्या का। सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या पाई को आप याद कर लीजिए, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है और 22/7 परिमेय संख्या होती है। जितने भी करड़ी में वैल्यू है, ठीक है, अगर इसका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है तो ये आपकी अपरिमेय है। जैसे हम यहाँ पे ले लें करड़ी में 2, ये आपकी अपरिमेय है। करड़ी में 3, ये भी आपकी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन करड़ी में 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 2, ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम 2/1 रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे करड़ी में 5, इसका वर्गमूल होगा, परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं है, अपरिमेय हो जाएगा। करड़ी में 6, अपरिमेय हो जाएगा। करड़ी में 7, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करड़ी में 8, ये भी अपरिमेय, लेकिन करड़ी में 9 परिमेय हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही याद रख लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आपसे पाई पूछता है, पाई के बारे में हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सी सम संख्या होती है, कौन से विषम संख्या, कौन से प्राकृतिक संख्या, कौन सी पूर्ण संख्या, कौन सी भाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या, कौन सी सम अभाज्य संख्या, कौन सी विषम अभाज्य संख्या, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, इवन नंबर के बारे में जानेंगे, ऑड नंबर के बारे में जानेंगे, प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में जाएंगे। ठीक है, और ये आपके रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बार बार पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सम संख्या, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जो दो से कट जा, भाग देने पे कैंसिल हो जा, जैसे आपकी 2, 4, 6, 16, 18। अब आप कहेंगे सर भाग देने पे, कैंसिल होने पे दो से विभाज्य हो तो उसको आप सम संख्या बता रहे हैं, अगर कोई नंबर बड़ी रहेगी तब? जैसे ये लिख दें, 5, 6, 9, 4, 2, 8, 7, 6। आप बताइए सर ये सम है कि विषम है? तो इस कंडीशन में आपको भाग नहीं देना है, इसका सिर्फ वंस प्लेस देखना है, इकाई का स्थान देखना है। अगर इकाई का स्थान दो से कटेगा, दो से विभाज्य होगा, तो संख्या आपकी सम संख्या होगी। तो इसका इकाई का स्थान क्या है? 6 है, वंस प्लेस 2 6 कट जाएगा, ये पूरी संख्या आपकी दो से कैंसिल हो जाएगी। मतलब दो से वे सभी संख्याएं कटेंगी जो दो से विभाज्य होंगी। अगर बड़ी संख्या है तो उसका इकाई का स्थान आप देख लीजिएगा और पता चल जाएगा आपको जो है। ठीक है, ऑड जिसे हिंदी में विषम संख्या कहते हैं, जस्ट उसका अपोजिट है। जो संख्याएं दो से विभाज्य नहीं होंगी आपकी विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे आपकी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं प्राइम या अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं कहलाती हैं जिनके ओनली वन टू फैक्टर होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या से सबसे बनने वाला सीटेट में फेवरेट क्वेश्चन आपका है, पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। ठीक है, कौन सी होती है? 2 होती है, आपको याद रखना है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। इस बात को आपको नोट कर लेना, ध्यान रख लेना। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसके केवल दो फैक्टर हो, मतलब दो गुणनखंड हो। जैसे ये आपका 2 है, जैसे 2 के बस दो गुणनखंड होंगे, एक 1 से कटेगा, ये कैंसिल होगा, एक 2 से, और किसी से नहीं होगा। 3 को चेक कर लीजिए, 3 1 से कैंसिल होगा और ये आपके 3 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप 4 को देख लीजिए कि सर 4 क्यों नहीं अभाज्य संख्या है? 1 से कैंसिल होगा, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3। लेकिन अभाज्य संख्या कहती है हमारा केवल दो फैक्टर होना चाहिए, जिसके पास दो फैक्टर रहेगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ऐसे आप। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना, हमने आपको बता भी दिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक बार क्वेश्चन इससे रिलेट करके दो और बनता है, पूछा जाता है 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपोजिट मीन संयोजित, कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिसे हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। अभी आपने देखा कि नहीं देखा, चार, चार जो था इसके दो से अधिक फैक्टर हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 है। तो जिन संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होंगे, दो से अधिक गुणनखंड होंगे, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कौन संख्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। फिर 6 होती है, फिर 8 होता है। ठीक है, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? कि इनके दो से अधिक फैक्टर हैं। कितने? दो से अधिक। अब भाई 6 को भी चेक कर लीजिए, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से खुद हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 4 फैक्टर हो गए। तो जब दो से अधिक फैक्टर हो जाएंगे
आपके, तो वो आपकी हिंदी में भाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर समझ में आ गई होगी, ऑड नंबर भी, प्राइम नंबर भी, कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी पूछे हैं कि नहीं? तो सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक जो होती है ये न तो प्राइम होती है न तो कंपोजिट होती है। मतलब एक आपकी न तो भाज्य संख्या होती है, न ही न तो अभाज्य संख्या होती है, न ही भाज्य संख्या होती है। तो एक होती क्या है? एक आपकी जो है विषम संख्या होती है। ठीक है, चलिए। जीरो आपका जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन होल नंबर है। ये तो आपको पता है कि जब प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो रही थी, जब उसमें हमने जीरो को जोड़ दिया तो होल नंबर बन गई, पूर्ण संख्या बन गई। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या थी? जीरो थी। तो ये कह रहा है कि जो जीरो होती है ये आपकी पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। ये ना तो प्राइम नंबर होती है ना तो कंपोजिट है। बस एक लाइन में आप याद रखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या है 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 होती है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आपकी 2 होती है। 2 आपकी सम भी होती है और अभाज्य भी होती है। बस ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे, यहां से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है। ठीक है, और यहां से क्या प्रश्न पूछता है अभी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अगर डिविजिबिलिटी का रूल अगर आपको नहीं पता है तो बहुत से क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी बार बार पूछा जाता है। अभी हम आपको बता दें, जैसे कोई संख्या 2 से कैंसिल होगी, 3 से कैंसिल होगी, 4 से होगी, 5 से होगी, 6 से होगी, 7 से होगी, आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे रूल आपको पढ़ना होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल, जो बार बार पूछा जाता है। हमने लिखा ना, बार बार सीटेट के एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है भाई। अगर इसको मिस कर दिए तो एक नंबर आपका गया। देखते हैं यहाँ पे, दो से विभाज्य, अगर कोई संख्या दो से विभाज्य है, मतलब कोई संख्या दो से कटेगी, कैसे पता करेंगे कि सर ये दो से कैंसिल हो जाएगी, दो से डिविजिबल होगी हमारी? तो लास्ट डिजिट अगर उसका इवन है, अगर उसका लास्ट डिजिट सम संख्या है, तो दो से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें, हम हमने लिखा है यहाँ पे 3, 2, 4। अब हमको बताना है क्या ये नंबर दो से डिविजिबल होगा? तो रूल क्या कह रहा है कि सर इसका लास्ट डिजिट देखिए, और लास्ट डिजिट इसका इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। लास्ट डिजिट इसका 4 है भाई। 4 सम है कि विषम है? 4 है, सम है। इसका मतलब ये दो से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 175। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। लास्ट वाला अंक क्या है? क्या है? 5 है। सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे सर ये विषम है, ऑड है, सम नहीं है, ये दो से डिविजिबल नहीं होगी। तो कोई संख्या दो से डिविजिबल होगी, बस उसका लास्ट डिजिट अगर इवन है तो दो से डिविजिबल हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप याद रख लीजिए, अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, इनमें से कोई भी है, तो डेफिनेटली दो से डिविजिबल वो हो जाएगी। तीन से विभाज्यता का क्या नियम है? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। मतलब एक काम करिए, जैसे कोई संख्या आपको चेक करनी है कि सर ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, 3 से कैंसिल होगी कि नहीं, उसके लिए एक तरीका है। जैसे इन्हीं दोनों को चेक करना है कि सर 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल। सबसे पहले इनको जोड़ लीजिए, मतलब इनका सम कर लीजिए डिजिट्स का। जोड़ते हैं 3 प्लस 2 प्लस 4, फिर उसमें 3 का ही भाग दे दीजिए, 3 का भाग दीजिए। 3 2 5 4 9, 9/3, मतलब 3 आ गया। कट गया कि नहीं? पूरी तरीके से कैंसिल हो गया कि नहीं डिविजिबल? इसका मतलब 324 आपका है, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सेम 175 है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 का रूल ये है, सबको जोड़ लीजिए। जोड़ लेते हैं। 7 1 8 5 13, 7 1 8 5 13, 13 में कितने का भाग देना है? 3 का, हमेशा 3 का ही भाग देंगे। देखिए 3 चौक को 12 हो जाएगा, फिर भी देखिए एक शेष बच जाएगा। तो जब पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। कैंसिल नहीं होगा तो नहीं होगा। इसका मतलब 175 जो है आपका, ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 का भाग देने पे यहाँ पे शेष बच जा रहा है आपका। चलिए 5 से कोई संख्या डिविजिबल होगी, इसका क्या रूल है कि अगर उसका लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वो आपका जो है 5 से डिविजिबल होगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कोई नंबर ले लिया यहाँ पे
जैसे इन्हीं को ले रहे हैं 175 324 है, तो बताइए क्या ये 5 से डिविजिबल होगी? आप कहेंगे हाँ सर, इसका अंत वाला अंक तो 5 है। आप बता रहे हैं कि 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल हो जाएगी, तो इसका अंत वाला अंक 5 है, 5 से कैंसिल हो जाएगी। ये 5 से कैंसिल होगी? नहीं सर। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 का रूल है 0 या 5 होना चाहिए अंत में। 9 से क्या है? जो 3 का रूल है वही 9 से है। सबको जोड़ दीजिए, फिर कितने का भाग दे दीजिए? 9 का भाग दे दीजिए, तो डिविजिबल आपका हो जाएगा। 10 से क्या है? लास्ट डिजिट आपका 0 होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका 11 है, 11 है। उसमें क्या करते हैं? सम प्लेस को जोड़ते हैं, माइनस ऑड प्लेस को घटाते हैं। अगर वो 0 या 11 से कटेगा तो कट जाएगा, ठीक है। खैर इसमें नहीं अभी है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो है सीटेट नंबर सिस्टम की हमेशा हमेशा मतलब जो है हमेशा के लिए पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है ये लगभग हर साल पेपर में आते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट की बात कर लिया जाए चाहे पेपर सेकंड, दोनों की बात कर लिया जाए। तो अब हम आपको आज इस क्लास में वे सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके जो है सीटेट एग्जाम में, चाहे वो पेपर फर्स्ट है चाहे वो पेपर सेकंड है, दोनों में मोस्ट रिपीटेड है, हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, और इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे आप कोई भी सीटेट का सेट उठा करके देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पे है 3/4, 5/6 और 7/8 में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, मतलब सबसे छोटी भिन्न कौन है। यहाँ 3/4 है, फिर हमारा 5/6 है, फिर 7/8 है, और इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो इसका बहुत सारे ट्रिक भी है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, ट्रिक पे मत जाइएगा, अब भाग दे लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक पे जाएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, गलत हो सकता है। खैर ठीक है, अब ट्रिक से भी लगा सकते हैं, भाग दे लेते हैं हम लोग जो है। यहाँ पे जो है 3 में जो है हम 4 का भाग देते हैं, दशमलव बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 4 7 28 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाए 4 5 20, यानी इसका जो है 0.75 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये भाग दे लेते हैं आप, यहाँ पे हम लोग 6 का 0.6 7 42, यहाँ पे 6 8 48 भी हो सकता है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, मैक्सिमम 2 प्लेस पे ले जाते हैं, जब इसका भाग दिए तो 0.83 आ गया। इसमें भाग दे लेते हैं, यहाँ पे 7 में जो है, यहाँ पे 7 में 8 का भाग दे लेते हैं, तो 0 दशमलव हो जाएगा 0, 8 64, 8 9 72, 8 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या बचेगा, कितनी बार भाग जाएगा, 8 7 56, 7 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 4 बच जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.87। तो कह रहा है इसमें से सबसे छोटा कौन है, आप खुद देख लीजिए, सबसे बड़ा ये हो जाएगा 0.87, फिर इससे बड़ा ये, फिर सबसे छोटा तो यही है, तो इसके सामने वाली भिन्न 3/4, तो 3/4 आपकी जो है ये सबसे छोटी भिन्न है। तो इस तरह से इसको लगा लेंगे। खैर थोड़ा सा डिले होगा बट सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने बात कर लिया, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो उसको हमने बताया नहीं। ये देखिए 0.991 डॉट डॉट डॉट, इसका जो मान है आप याद रखिएगा 1 होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो आज इस क्लास आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। हम नंबर सिस्टम आपका स्टार्ट कर दिए हैं, कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ा दिया नंबर सिस्टम का। अब इस पे हम आपके लिए ला रहे हैं बेहतरीन सीटेट के वे सभी क्वेश्चन जो सीटेट एग्जाम में 2011 पेपर से लेकर के 2024 तक के पेपर में पूछे गए हैं, और उसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे PYQ। फिर हम चलेंगे अगले लेसन पे, कुल आपको 5 से 6 लेसन पढ़ना है, और उसके बाद शिक्षण पढ़ेंगे। अगर इतना करते हैं तो आपका मैथ में अच्छा स्कोर आप करेंगे, कोशिश आप करेंगे तो आप 30 में आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो मेरे भाई, तो हमारे इस चैनल से आप लोग जो है, हमारे इस चैनल से विमलिस कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। हम आपको बताते हैं डेली आपको जो है 6:30 बजे मैथ की लाइव क्लास आपको मिलेगी, आप शाम को जुड़ सकते हैं हमसे मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुमूल्य अपना कीमती समय दिया, थैंक्स। बाकी नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।